बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे जी। पैगाम जो है वो और वाज़ेह होता चला जा रहा है। 9 मई को फौजी तनसीबात की सिक्योरिटी बरकरार रखने पर नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला फौजी अफसरान फौज से फारिग कर दिए गए हैं। 3 मेजर जनरल्स, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई जो है वो भी मुकम्मल कर ली गई है। DGISPR की काफ़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज हुई है। इसके अलावा फौजी अदालतों के हवाले से भी बात की गई है कि फौजी अदालतों का जो क़याम है वो 9 मई के बाद नहीं हुआ, बल्कि ये सिलसिला काफ़ी देर से चला आ रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई हैं, पहले से सिलसिला चल रहा है। फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और इस चीज़ को भी पे भी जोर दिया गया है कि ये ट्रायल जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा कुछ सियासी जोड़ तोड़ की बात कर लेते हैं। बड़ी अहम मुलाकातें दुबई में हो भी रही हैं और होने भी जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग से पंजाब में सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मांग ली हैं। दुबई में मुलाकातों की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आना शुरू हो गई है। दुबई में होने वाली मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने के हवाले से, साथ साथ इंतखाबात की तारीख के हवाले से जो बड़े डिसीजंस हैं वो लिए जाने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मरकजी क़यादत जो है वो दुबई में मुलाकात कर रही हैं। एक मुलाकात मरीम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी इनकी हो चुकी है। इसके अलावा जो मुलाकात है नवाज शरीफ के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की, उसकी तस्दीक कर दी गई है, जबकि आसिफ अली जरदारी के साथ जो है वो मुलाकात अभी होना बाकी है और उसके इम्कानात को जाहिर किया जा रहा है कि वो भी जल्द ही हो जाएगी। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो फिर टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को अलग कर लिया है इस बात पर कि जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा ना हो, और चीफ जस्टिस साहब ने इस तवक्को का इजहार किया है कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल होने तक फौजी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेगी। बड़े अहम मौजू हैं, बात करेंगे इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? जी वालेकुम, ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब, काफ़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा कि DGISPR की जानिब से की गई है और मेरा ख्याल है कि अब पैगाम को जो है वो मज़ीद क्लियर किया जा रहा है। मेरे ख्याल से क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर किया जा रहा है उसको। खामोशी थी काफ़ी देर से, जब से ये 9 मई का वाक़या हुआ है कि फ़ौज क्या कर रही है। फ़ौज अपने बंदों के ख़िलाफ़ जो रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत सारी गलतियों के, उनके बारे में क्या कर रही है। इबाहम था, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि फ़ौज जो है अपने फ़ौजियों को कुछ नहीं कहेगी और इतनी जुर्रत कहाँ से लाएंगे कि किसी सीनियर अफसर के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। तो वो मेरे ख्याल से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बवांगे दोहल ये बता दिया है कि अगर साढ़े अपने दी खैर नहीं है तो तुसी ये ना तवक्को रखो कि किसी और को खैर मिलेगी या किसी और के साथ कोई थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया जाएगा। ये कहा जा रहा था, आपको याद है सोशल मीडिया पे भी कहा जा रहा था, नेशनल मीडिया पे भी, कि वो एक किसी 4 स्टार जनरल की नवासी हैं, उनको देखें जी वो टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। बिल्कुल टाल मटोल से काम नहीं लिया जा रहा। जो तफसील है वो बड़ी खौफनाक है और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका जो लबो लहजा है वो भी बहुत तलख था। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ़ौज डिटर्मिन्ड है कि उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो फ़ौज के अंदर थे, फ़ौज के बाहर थे, मुल्क के अंदर थे, मुल्क के बाहर थे, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। अब आप देखिए ज़रा थोड़ी सी तफसील अगर आप इजाज़त देंगे मुझे, तो ये कि एक वो कहते हैं कि जी 4 स्टार जनरल की नवासी और एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद भी गिरफ्त में है। गिरफ्त में है ज़मीन कि उनका मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। सुनती जाएँ ज़रा आप। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को मुलाजमत से फ़ारग कर दिया है। ये लेफ्टिनेंट जनरल को फ़ारग करना कोई छोटा काम नहीं होता है, ये कोई छोटा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ी सज़ा है ये। और वो कहते हैं इसके अलावा 3 मेजर जनरल विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट रैंक इन द आर्मी और 7 ब्रिगेडियर्स विच इज़ द थर्ड हाईएस्ट रैंक इंक्लूडिंग 15 अदर ऑफिसर्स। आप गिनती करें इसकी तो ये कोई 28 के करीब लोग बनते हैं। अच्छा। जो फ़ौज के सीनियर ओहदों पर यानी फायज थे और उन्होंने या साथ दिया है उनका जो लोग उस दिन इंतशार फैलाना चाहते थे, और या क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है उन्होंने कि उनको आने दिया है, उसको रोकना चाहिए था, रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका गया है। इस तरह के जो चार्जेस हैं उसके ऊपर कार्रवाई जो है हो रही है। दूसरी 2-3 बातें जो उन्होंने और अहम कही हैं, एक तो ये कि उन्होंने इस पार्टी का नाम लेके बगैर ऑलमोस्ट वेरी क्लियरली उन्होंने कहा कि वो पार्टी जो है उन्होंने ख़वातीन को शील्ड के तौर पे, ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया। उन्हें आगे किया और उनका ख्याल ये था कि अगर फ़ौज रिएक्ट करती तो फिर आप सोचिए ज़रा क्या मंजरनामा होता। इसके हवाले से भी जो चार्ज लगाया जा रहा था फ़ौज के ऊपर कि जी फ़ौजी फिर चुप क्यों थे, वहाँ क्यों कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, जी किधर थी, जी ज़िले इंतज़ामिया किधर थी, जी पुलिस किधर थी, जी किधर। पहली बात तो ये कि मैं 3-4 मरतबा अपने प्रोग्राम्स में ये कह चुका हूँ कि जो गैरिजन्स होते हैं, जो कंटोनमेंट्स होती हैं, उसके अंदर फ़ौज का अपना राज होता है। पुलिस का थाना वाना ज़रूर होता है मुकदमे दर्ज करने के लिए, लेकिन वहाँ ट्रैफिक के लिए MP है, वहाँ
हर किस्म का जो यानी डिफेंस का मामला है, हर किस्म का जो गार्ड करने का किसी चीज़ का मामला है, वो सारा फौजियों के हाथ में होता है। सही। उसमें कोई लिहाजा जिस 3 स्टार जनरल की बात की जा रही है जिनको नौकरी से हटाया गया है, ये वही है ना जिन्होंने कहा था मेरे बच्चे आ रहे हैं, आने दें उनको, सबको हटा दिया था उन्होंने, याद है ना आपको, हमने बात भी की थी इसकी। ये वही साहब है। तो इसलिए जो भी कसूरवार है उसको वो कहते हैं कि फौज के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग खुद एहतसाबी का अमल है कि कोई उससे बच नहीं सकता। मेरे ख्याल से आज पैगाम ये दिया गया है कि अगर फौज अपने सीनियर ऑफिसर्स को नहीं छोड़ रही, अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स की माफी नहीं है, तो ये सिविलियन जो है ना, शोर मचा रहे हैं इंसानी हकूक का, इसके ऊपर भी हम आते हैं, ये कौन से इंसानी हकूक हैं, उनको ये सोच लेना चाहिए अब कि एक्शन तो होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि 102 जो शरपसंद हैं उनको भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जा रहा है, और ये वो लोग हैं जिनको अदालतों ने रेफर किया है, उनके जुर्म की नौयत देख के कानून के मुताबिक उन्होंने उनको फौजी अदालतों में उनके केसेस को भेज दिया है। सही। अच्छा बुखारी साहब, ये जो किसाने की मनसूबाबंदी कई महीनों से चल रही थी, मेरे ख्याल में इस बात को कहने के लिए यकीन बड़े ठोस शवाहिद यकीनन मौजूद होंगे और कई महीनों के होंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। उन्होंने कहा ये कि हमारे पास अपनी हर बात को साबित करने के लिए ठोस अनडिनाइएबल सबूत मौजूद है। अगर आपको इनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि किसी शख्स को सिर्फ इल्ज़ाम की हद तक नहीं पकड़ा जाएगा, बल्कि जिनके खिलाफ वीडियोज़ हैं, जिनके खिलाफ ऑडियोज़ हैं, जिनके खिलाफ फ़ोटोज़ हैं, जिनके खिलाफ वीडियो यानी फुटेजेस हैं, उन पर हाथ डालेंगे, और उसको फिर डिनाई करना जो है वो आसान काम नहीं रहता है। एक तो ये हो गया। दूसरा उन्होंने कहा कि बाकायदा जहन साजी की जा रही थी, तो ये इल्ज़ाम भी बिल्कुल क्लियर है कि किसके ऊपर लगा रहे हैं वो, क्योंकि ये सिर्फ पीटीआई थी जिसने फ़ौज के ख़िलाफ़ अपने वर्कर्स को, अपने लीडरान को न सिर्फ उकसाया बल्कि प्रोवोक किया, उन्हें हिम्मत दिलाई, उन्हें जुर्रत दिलाई कि वो फ़ौज की इंस्टॉलेशन तक न सिर्फ पहुँचे, उनको डिस्ट्रॉय भी करें। एक सवाल किया गया उनसे कि जनाब ये बताइए कि एक तासुर ये है, वो उन्होंने बड़े अजीब व गरीब तरीके से बात की कि जी शायद फ़ौज ने ये सब कुछ खुद कराया है एक पार्टी को आइसोलेट करने के लिए, तो बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया जनरल शरीफ ने, और उन्होंने कहा कि फिर मिसालें दी। उन्होंने कहा आप ये समझते हैं कि हमने अपने शहीदों की जो यादगारें हैं उनको खुद तोड़ा? क्या हमने उनके मुजस्समे खुद तोड़े? क्या हमने GHQ को और मियाँ वाली एयरबेस और GHQ को खुद आग लगाई? उनका आप तसव्वुर कर सकते हैं इस बात का जो आप कह रहे हैं कि कोई फौजी जो है वो इस किस्म का कभी फेल करेगा? उसके ऊपर भी बहुत उन्होंने स्ट्रॉन्ग रिएक्ट किया। एक और एस्पेक्ट इसका जो है जो मेरे ख्याल से उसको बयान करना ज़रूरी है, वो ये है कि वो ये कहते हैं कि हमें मालूम है कि इनके सहूलतकार जो हैं वो न सिर्फ अंदरून मुल्क हैं, न सिर्फ अंदरून मुल्क अहम ओहदों पर फायज़ है, तवज्जो कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, बल्कि बाहर भी मौजूद हैं। उन्होंने ओवरसीज़ की भी बात की है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। अब मामला और मरहला है उनको वापस लाने का। आदिल राजा के हवाले से आप सुन चुकी हैं कि ऑलरेडी जो है वो लेटर लिख दिया गया है और इंटरपोल वालों को, और उनको लाने की कोशिश हो रही है, जो कि एक एग्रीमेंट चूँकि साइन हो गया है ब्रिटेन और पाकिस्तान के बीच, फिल्मों को एक्सचेंज का, एक्सट्रेडिशन कहते हैं उसको, एक्सट्रेडिशन लॉ, एक्सट्रेडिशन एक्ट, वो हो गया हुआ है, तो मुलजिमों को वहाँ से लाना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर एक और बात उन्होंने कही कि ये 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का मामला नहीं है, बल्कि जब से इक़्तिदार से निकले हैं मौसूफ, तब से ही लोगों को और अपने पार्टी वर्कर्स को फौज के खिलाफ उकसाया जा रहा था। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। और मेरे ख्याल में अब ये वही बात है जिसके ऊपर पहले हमने काफी लंबा अरसा खामोशी देखी है। बिल्कुल आप ठीक कोई रिएक्शन जो है वो नहीं आया करता था। ये इसमें ताखीर ज़रूर हुई है, लेकिन उन्होंने उसको ताखीर का जवाब भी बताया। उन्होंने कहा कि जब तक हमें ये श्योर नहीं हो गया कि जो लोग गिरफ्त में हैं ये बाकायदा सही लोग हैं, इनके खिलाफ सही सबूत और शवाहद मौजूद हैं, उस वक्त तक मेरे ख्याल से ऐलान पब्लिक में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मुश्किल था। और दूसरी बात ये कि उन्होंने इंतजार किया कि जो अपने लोग हैं उनके खिलाफ जब एक्शन मुकम्मल हो जाए, ये उन्होंने कहा है कैटेगोरिकली कि जो हमारे बंदे थे उनके खिलाफ तो एक्शन मुकम्मल हो चुका हुआ है, जो खुद इंसाफी का अमल है। ठीक है, यानी फौज का कोई बंदा नहीं रहता है जिसको अभी सजा नहीं हुई है। उन्होंने सजा की यानी तफसीलात जो है वो इस वक्त नहीं बताना मुनासिब समझा, लेकिन मुझे चूंकि खुद मालूम है कि जब इस तरह के प्रोसेस से फौज से किसी को निकाला जाता है तो उसकी हालत क्या बन जाती है। सारे पर्क एंड प्रिविलेजेस गए, सारे टाइटल गए, सारे रैंक्स गए। ये लोग दोबारा अपना रैंक इस्तेमाल नहीं कर सकते नाम के साथ।
बहुत गंभीर सजा होती और है। यकीनन एक बदनामी जो आपके नाम के साथ जुड़ जाती है कि आपने मुल्क के खिलाफ साजिश की। सही। तो और भी इसके बहुत सारे पहलू हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत। बुखारी साहब, ये जो पहलू है सानहा 9 मई को ना भुलाया जाएगा, ना मुलव्विस अफराद और मनसूबा साजों को माफ़ किया जाएगा। फिर ये भी कहा गया कि 102 शरपसंदों का ट्रायल यहाँ किया जा रहा है और ये जारी रहेगा। हमें पता है कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्रवाई चल रही है। आपने सही बात पकड़ी है, बिल्कुल ये एक मैसेज है, एक इशारा है उन कोर्ट्स की तरफ भी कि आप ज़रा सोच समझ कर इसको हैंडल करें। अच्छा। क्योंकि 9 मई जो है ये ना हम भूलने जा रहे हैं, ना हम भूलने देंगे, और ना ही इसमें किसी के साथ कोई रियायत होगी। और जब उन्होंने ये इशारा किया ना कि अंदरूनी मुल्क भी सहूलतकार हैं, तो उसका भी बड़ा मानी खेज अंदाज भी था। अच्छा। और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मानी खेज थी। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं? नहीं समझ तो हम तवक्को करते हैं कि हमारे नाज़रीन जो है वो भी ये समझ जाएंगे कि इससे मुराद क्या है। इससे मुराद वो तमाम सहूलतकार हैं। अच्छा। वो चाहे अदलिया में हैं, चाहे पुलिस में हैं, चाहे दीगर इदारों में हैं, चाहे मीडिया में हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, हाथ जो है गिरफ्त का उन तक पहुँचेगा। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, पहुँचना चाहिए। इसलिए कि एक ही तो फोर्स आपके पास मौजूद है जो मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। मैं कोई फलसफा बयान नहीं कर रहा हूँ, ये हकायक हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान की फौज के लिए, जिस भी मुल्क की फौज होती है, जिसके लोग अपनी जानें देते हैं मुल्क के दिफा के लिए, वहाँ फौज की एक अहमियत और एक किरदार होता है जिसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए मेरे ख्याल से। सही, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं जी। वैसे जैसे कि बुखारी साहब ने कहा कि जिस भी मुल्क की फौज होती है, तो प्यूटन के खिलाफ भी आजकल बगावत जो है वो हुई हुई है। बहरहाल एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस साथ उसका क्या हुआ जिन्होंने बगावत की थी। हाँ, वहाँ पे तो फिर बिल्कुल। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद आपको कहते हैं। कुछ बात हो जाए सियासत के हवाले से, जहां पर जोड़ तोड़ इस वक्त अरूज पर है, और क्यों ना हो, इलेक्शन सर के ऊपर हैं। और अब यकीनन वो जो अब पता नहीं बंदर बांट इसके लिए सही वर्ड होगा या नहीं, बुखारी साहब से वैसे पूछ लेते हैं। बंदर बांट बुखारी साहब सही लफ्ज़ होगा? इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, दुबई में जो महफिलें जमी हुई हैं, और बात होनी है जी वज़ीर आज़म कौन होगा निगरान, फिर बात होनी है जी कि असम्बलियाँ कब तोड़नी है, नया इंतखाब कब होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ एक रिवाज है, कई दफ़ा लंदन प्लान बना, आपको पता है। शुरू हो जाए आप पीछे से, भुट्टो के खिलाफ जो PNA का एजिटेशन था उसके बारे में भी कहा गया था कि लंदन प्लान बना है। उसके बाद बहुत सब्सिक्वेंटली जो एजिटेशन पॉलिटिकल होते रहे हैं, उन सब के हवाले से कोई ना कोई प्लान का नाम दे दिया जाता है। दुबई प्लान हो रहा है इस बार। अब ये दुबई प्लान हो रहा है। हाँ। दुबई प्लान क्यों हो रहा है? एक तो ये कि मेरे ख्याल है सारे स्टेक होल्डर्स को ये यकीन आ गया है कि इलेक्शन तो अब होने हैं। अच्छा। इलेक्शन से नहीं बचा जा सकता। वो जो कभी कोई कह रहा था कि जी इकोनॉमिक इमरजेंसी लग जाएगी, 6 महीने डिले हो जाएगा, कोई कह रहा था लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा जी, कोई कह रहा था जी दहशतगर्दी हो गई जी। तो मेरे ख्याल से जितना इलेक्शन डिले होना था वो तो हो चुका है। अच्छा। और अब चूंकि उनको ये एहसास हो गया है कि इलेक्शन तो अब होने हैं, लिहाजा अब उसके अंदर क्या करना है, कैसे परफॉर्म करना है, कैसे बेहतर से बेहतर पोजीशन हासिल करनी है, उसके लिए जोड़ तोड़ के लिए इस दफ़ा इंतखाब हुआ है दुबई का। दुबई में असद जरदारी साहब तो खैर अक्सर जाते रहते हैं वहाँ, चूँकि उनका वहाँ क़याम जो है वो 4-5 दफ़ा बड़े क्रिटिकल दौर के अंदर वो जाके वहाँ बैठ जाते हैं। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब लंदन से अपना टैया छोड़ के और दुबई आ गए हैं। और दुबई में उनका क़याम 1 या 2 दिन का नहीं है, गालिबन ये कहा जा रहा है कि वो 1 हफ्ते तक दुबई में ही रहेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वहाँ पहुँच चुके हैं, मरियम नवाज़ भी पहुँच चुकी हुई हैं, और हमारी इतलात ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी किसी लम्हे वहाँ पहुँचने वाले हैं जो लंदन में मौजूद थे। याद है ना आपको फ्रांस के दौरे? पाकिस्तानी सियासत में पाकिस्तान के अलावा हर जगह। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। पूरी दुनिया में आप जहाँ भी देख लें, सियासत जो है वो हमेशा अपने मुल्क के अंदर होती है। लेकिन हमारे यहाँ कभी लंदन है, कभी न्यूयॉर्क भी था, कभी वाशिंगटन भी था। फिर लंदन, जब फैसले मेड इन वाशिंगटन हुआ करते थे तो इट वाज दैट स्पॉट who used to determine कि पाकिस्तान में किसकी। चलिए, ये खुशाइन बात है, इसमें बुखारी साहब के नजदीक आती जा रही है अमेरिका, अल्लाह करे कि किसी दिन ये सारा कुछ पाकिस्तान में मुंतकिल हो जाए। अल्लाह करे, अल्लाह करे। देखिए जनाब, उसके बारे में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जरदारी साहब के बारे में ये कहा गया कि वो कुछ थोड़े से नाला हैं नून लीग से, और उसकी जो वजूहात बयान की गई वो ये हैं कि एक तो जो नई पार्टी बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP, उसका टिल्ट जो है चूँकि नून लीग की तरफ है, लिहाजा पीपल्स पार्टी में ये सोच जो है उसने जन्म लिया है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नून लीग की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। ये मैं आपको तासुर की बात
कर रहा हूँ हकीकत में ऐसा है कि नहीं है, वो आई एम नोबडी टू जज। इसलिए उन्होंने, जरदारी साहब ने थोड़ा सा फासला किया उनसे, और उसका पहला रिफ्लेक्शन आया जब बिलावल भुट्टो साहब ने कराची में एक जलसे में तकरीर करते हुए कहा कि अगर 25 अरब रुपए आपने हमें ना दिए तो हम तो वोट नहीं देंगे आपके बजट पास करने के लिए। भी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की धमकी थी, इसको आप किसी तरीके से भी बहुत आला मिसाल करार नहीं दे सकते। वो तो दानिशमंदी कह लीजिए या क्विक रिस्पॉन्स कह लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मान लिया वो, और अगले ही दिन वो रकम जो है वो रिलीज हो गई। फिर उसके बाद बिलावल साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा कि इससे अच्छा प्राइम मिनिस्टर तो कभी मिला ही नहीं पाकिस्तान को, याद है वो तकरीर भी। तो दूसरी बात यह है कि अब जरदारी साहब ये तकाजा कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से कि आप हमें, हमारे बंदों को एडजस्ट करें पंजाब में। इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि जरदारी साहब समेत तमाम लोग ये समझते हैं कि पंजाब में नून लीग की पोजीशन मुस्तहकम है। अच्छा, जो डील उनसे हो रही है, जब अकोमोडेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका ख्याल ये है कि वहाँ हमारा डायरेक्ट नुमाइंदा खड़ा होगा तो नहीं जीतेगा। लिहाजा ये बार्गेन ये है कि जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, गिलानी साहब हैं, उसके खानदान के लोग हैं, राजा परवेज अशरफ, कमर ज़मान कायरा, नदीम अफजल चंद, करेक्ट, ये वो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ड्स हैं। अच्छा, वो भी श्योर नहीं है कि अपनी अपनी जगह से वो इलेक्शन जीत जाएंगे। ये हो गई, ये मतलब ये बातें तय हो गई हैं क्योंकि इनके हल्कों में नून लीग के भी तगड़े लोग ही होंगे। करेक्ट, यही वो बात है जिसमें नवाज शरीफ साहब उलझे हुए हैं, उनकी पार्टी उलझी हुई है। एक तजर्बा करके उन्होंने देखा, अगर आपको याद हो 22 जुलाई के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे जिसमें 20 से 15 टिकटें जो है वो पीटीआई के मुनहरफ जो लोग थे उनको दी गई थी। अच्छा। उनको नून लीग के लोगों ने वोट नहीं दिया, वो 15 की 15 सीटें हार गए और सारी की सारी सीटें पीटीआई जीत गई। इसलिए ये सबक सीखा है नून लीग ने कि जहां जहां उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और अपना वोट बैंक है वहां वो किसी दूसरे को टिकट नहीं देंगे। नहीं तो फिर ये कैसे एडजस्ट होगा, सॉरी, ये मुझे अंदाजा नहीं है अभी। बड़ा टिकलिश मामला है ये। लेकिन चूंकि सारे बैठ गए हैं सर जोड़ के, तो इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा जरूर। अच्छा, क्योंकि अगर पंजाब में नून लीग अकोमोडेट करती है पीपल्स पार्टी को, तो पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट करना पड़ेगा नून लीग को सिंध में। क्योंकि अगर आपको याद हो कि सिंध में भी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं, खासतौर से 6-7 तो जरूर ऐसी हैं जहां पीएमएलएन स्ट्रांग रही है। अच्छा। सॉरी, अगर आपको याद हो जहाँ से इलेक्शन लड़ा था शहबाज शरीफ साहब ने उसके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, कितने वोट लिए थे उन्होंने, बहुत कम गैप था उसका। तो उनकी अपनी सलीम ज़िया जो वहाँ से इलेक्ट होते आए हैं। तो मतलब कहने का ये कि ये गिव एंड टेक होगा। अच्छा। ये एक तरफा नहीं होगा। इसी तरीके से बलूचिस्तान और केपीके, वहाँ भी कुछ ना कुछ सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इन लोगों को, क्योंकि नून लीग जो है वो केपीके के कुछ इलाकों में बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। मिसाल के तौर पे सवात में अमीर मुकाम साहब का कोई मैच ही नहीं है, वो हर दफ़ा इलेक्शन जीतते हैं वहाँ से। सही है। तो ये जो बंदर बाट का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया था, इसको मैं गिव एंड टेक से रिप्लेस कर देता हूँ। अच्छा। रियायत कर देते हैं ये सब कुछ जो है। अच्छा, दूसरा एक आस्पेक्ट इसका ये है कि इस मुज़ाकरात का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है IPP भी। और आपने देखा कि चौधरी साहब जो है वो जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद फ्लाई करके दुबई पहुंच गए हैं और वो दुबई की इन मीटिंग्स का हिस्सा रहेंगे। और 3 दिन के करीब, जो 3 दिन में जहांगीर तरीन भी वापस लाहौर आ जाएंगे, तो फिर से ये एक्टिविटी जो है ये रीस्टार्ट होगी लाहौर में, विच इज़ पाकिस्तान पॉलिटिकल हब। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई सीटों की बात, सीट एडजस्टमेंट की बात, कहाँ पर अपने कैंडिडेट खड़े करने हैं नहीं करने, और कौन सी हम बातें जो हैं वो तय होंगी। इंतखाब की तारीख भी मेरे ख्याल में उनमें से एक है। नहीं, देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको याद हो तो एक बिल पर तो खुद सदर अलवी साहब ने साइन कर दिए थे। दूसरा जो इलेक्शन से रिलेटेड बिल है उसके ऊपर जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, चेयरमैन सेनेट, एक्टिंग प्रेसिडेंट बड़े ही एक्टिव है। मतलब वो जिस तरीके से बिल पे बिल साइन करी जा रहे हैं, दस्तखत कर दिए हैं। तो वो जो नाअहली के हवाले से जो बिल था वो अब कानून बन गया है। तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़े बेनिफिशियरी 2 शख्स होंगे, एक नवाज शरीफ साहब और दूसरे जहांगीर तरीन। क्योंकि अगर ऑटोमेटिकली एज्यूम किया जाए कि चूंकि कानून बन गया है, लिहाजा वो नाअहली जो है वो ऑलरेडी खत्म हो गई है, दे शुड रिज्यूम देयर पॉलिटिकल रोल। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसमें कहीं ना कहीं अदालत की तरफ से इंजेक्शन आना पड़ेगा। अच्छा, ये मेरा ख्याल है, मुमकिन है इसकी जरूरत ना पड़े। अच्छा, दूसरा जो बात है वो ये कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत के बीच
जो दूरियां बज़ाहिर नज़र आ रही थी वो अगर ख़त्म होंगी ही तो मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि कोई एक सिंगल पार्टी जो है वो लार्जेस्ट मेजॉरिटी के साथ नहीं जीत पाएगी इलेक्शन, और बिल आखिर इस मुल्क को एक और मखलूत हुकूमत देखनी पड़ेगी। और वो मखलूत हुकूमत जो है वो करीब तरीन, या जिसको कहते हैं ना कि क्यास के ऐन मुताबिक जो है वो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग हाथ में ला लें, सिंध में वो हुकूमत बनाए, पंजाब में कोलिशन बन जाए, और सेंटर में जो है वो हुकूमत नून लीग को मिल जाए। और इस तरह का उसी की तैयारियां हो रही हैं। हाँ, मेरे ख्याल से ये अच्छा, सारा ऑफिशियली तो कोई चीज़ सामने नहीं, मेरे ख्याल में एक बड़ी अहम मुलाकात अभी बाकी है आसिफ अली ज़रदारी साहब और मियां नवाज शरीफ की, जिसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हो जाएगी, हो सकता है आज रात तक हो जाए। उसके बाद आपको लगता है कि ऑफिशियली कुछ चीज़ें जो हैं वो बयान की जा सकती हैं या फिर बता दिया जाएगा कि ये तय हो गया? हाँ, मेरे ख्याल से अगर आप रिकॉल करके देखें तो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें हम माजी में हुई हैं वो हमेशा नतीजा खेज हुई हैं। तो ये इम्कान भी है कि इन दोनों की मुलाकात अगर आज रात को हो जाती है तो कल सुबह तक शायद कौम कोई अच्छी खुशखबरी सुने, ख़ास तौर से इन दोनों पार्टियों की जो स्ट्रेटजी इलेक्शन लड़ने के हवाले से होगी। अभी तक जो जिस चीज़ पर इलेक्शन की कोई डेट भी आ सकती है? हाँ, मेरे ख्याल से उसकी फाइनल डेट आ सकती है। असल में दो चीज़ें तय होना बाकी हैं। एक तो ये कि क्या असेंबली अपने वक्त पर टूटेगी या अपने वक्त से थोड़ा पहले टूटेगी। अच्छा, ठीक है, अगर तो आप उसको वक्त से पहले तोड़ते हैं तो फिर आपको मिलेंगे 90 डेज गालबन। अगर आप इसको वक्त पे तोड़ते हैं तो फिर शायद 60 डेज हैं। अच्छा। कुछ इस तरह से है या वाइस वर्सा है। मतलब टाइम गेन करने के लिए ये किया जा सकता है, मतलब ये स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है कि आप उसको थोड़ी देर पहले तोड़ें। जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शायद इलेक्शन को यानी नामालूम डेट तक इल्तवा में डालने की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ऐसे की अब इजाजत नहीं दी जा सकती। दो बातें उसके हवाले से, एक तो एक अच्छा, इजाजत ना दिए जाना और बात है, आपको लगता है इन दोनों पार्टीज को भी यही सूट करता है? हाँ, मेरे ख्याल से अब वक्त की जरूरत भी यही है कि इलेक्शन करा के और जो भी जहाँ हुकूमत बननी है वो बनाई जाए, ताकि एक तरफ तो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो और दूसरी तरफ इकॉनमी जो हमारी तबाह हाली से दो चार रही है एक तवील अरसे तक, उसकी अब एक सिमत हमें दिखाई देना शुरू हुई है। एक तो ये कि IMF के साथ हमारी डील जो है वो स्टाफ लेवल मुआहदा जो था 9वें मुआहदे का, वो ऑलमोस्ट हो गया है। उसको बता तो दिया है कौम को इसाक डार साहब ने, लेकिन उसका फॉर्मल ऐलान होने वाला है वो, जो मेरा ख्याल है आज नहीं तो कल सुबह तक हो जाएगा। वो अगर हो जाता है तो वो एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जिसके बाद आप किसी भी मालियाती अदारे से कर्ज वर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कोई आपकी रुकावट नहीं होगी। एक तो ये है। दूसरा है इलेक्शन। इलेक्शन मेरे ख्याल से अब करवा देने चाहिए। वो जो एक ख्याल था वो तो शायद अब नहीं रहा कि अगर इलेक्शन होंगे तो PTI स्वीप करके तबाह कर देगी बाकी की पार्टियों को। वो मेरे ख्याल से तो सूरत या गुजर गई है और या आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली के प्रोसेस से गुजर रही है। हैविंग सेड दैट, इलेक्शन ज़रूरी हैं, इनएविटेबल हैं, वक्त पर होने चाहिए, कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जितनी जल्दी आएगी, इस नतीजे में जो मुलाकातें दुबई में हो रही हैं या जो मुलाकातें इसके बाद पाकिस्तान में होंगी, तो कोई ये नतीजा खेज होना चाहिए ताकि इलेक्शन की राह हमवार हो। लेकिन बुखारी साहब, इस इलेक्शन के बाद आपको वाकई स्टेबिलिटी नज़र आ रही है कि आ सकती है? क्योंकि ये जो मखलूत हुकूमत बनेगी ये ऐसे दो फरीकैन के बीच में बनेगी जो कि बड़ा अननेचुरल लग रहा है उनके बीच में। देखिए, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी नून लीग हमेशा जो है वो एक दूसरे के मुखालिफ रही हैं। यही कुछ कहा गया था जब PDM की हुकूमत बनी थी कि 13 जमातों का इत्तेहाद कैसे चलेगा। लेकिन इसको आप बुग़्ज़े PTI कह लीजिए, में चल गया ना, वो यहाँ पर अपने मफादात आ जाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि ये उसी बुनियाद के ऊपर चलेगा, इसलिए कि आप PTI को आइसोलेट तो कर सकते हैं, कंप्लीटली वाइप आउट नहीं कर सकते। तो उसके दोबारा से सर उठाने का खतरा जो अगर ये नाकाम होंगे तो तीसरी कुव्वत जो है वो फिर जोर पकड़ेगी। और ये इन दोनों में से कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये है सूरत हाल एज ऑफ इन्होंने एक दफा देख लिया, इन्होंने एक दौर जो है वो उसका गुजार लिया, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, सही है। एक छोटा सा यहाँ पे फिर ब्रेक ले लेते हैं, मेरा ख्याल है ब्रेक के पास आते हैं। फिर एक और अहम खबर जो हमारे पास ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक बार फिर से टूट गया है। क्या होगा यहाँ पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर से टूट गया है। बुखारी साहब, एक तो ये बताइएगा कि ये बेंच जो है ये अब ये दूसरी बार जो है वो टूटा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद को इससे अलग कर लिया। दूसरी तरफ हमारी जो पहली स्टोरी थी वो इससे इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि इस केस के हवाले से, इस पर जो बेंच बना हुआ है उसके हवाले से एक वाज़ेह मैसेज वहाँ से तो आ चुका है। अब देखिए, बात यह है कि ये जो बेंच बनने और टूटने का सिलसिला है ये उसी वक्त से जारी हुआ है जब से ये तासर कायम हुआ कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो अपनी मर्जी के जजेस को सिर्फ बेंचेस का हिस्सा बनाते हैं और बाकी के सारे जजेस, जो मिसाल के तौर पे काजी फायज ईसा पिछले 1 साल से किसी बेंच का हिस्सा नहीं बने थे और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। यानी जो जजेस उनके दायरा कार में नहीं या उनके ख्यालात से यानी हम आहंग नहीं है उनको किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाता। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ज्यादती है। ये इस तरीके से उनको क्लर्क बना के बिठा देना जो है वो यानी ना कानूनी तौर पर ना आईनी तौर पर किसी भी सूरत से। दूसरी बात यह है कि अब एक लड़ाई और चल रही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, बिल्कुल ठीक किया कि मिलिट्री की तरफ से, पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से, आर्मी की तरफ से ये पैगाम दे दिया गया है कि जिन लोगों को हम ट्राई कर रहे हैं, जिन लोगों को हम ट्राई करना चाहते हैं, उनका ट्रायल तो नहीं रुकने वाला, वो तो चलता रहेगा। अच्छा, चाहे कोई भी फैसला आता है, चाहे जो मर्जी आप फैसला करें। और जो कुछ लोग ढंग की बात करने वाले वो कहते हैं 14 मई का फैसला मनवा लिया सुप्रीम कोर्ट ने अपना, हो गया इलेक्शन 14 मई को, तो इसका भी यही होगा मेरे ख्याल से। अगर ऐसा किया गया उन्होंने कि वो फौजी अदालतों को उड़ा दें सिर्फ एक शख्स की मोहब्बत में, बात पूरी कर देने मुझे, तो ये एक आईनी ज्यादती तो खैर अपनी जगह है ही, लेकिन इखलाकी तौर पर भी बहुत बड़ी ज्यादती होगी। बुखारी साहब, इसका हल क्या है? मुझे आप ये बताइए कि इसका हल क्या है? ये कोई अच्छी रिवायत तो नहीं है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी इस बात से कि ये बेंच इस तरह ना बनने चाहिए, ना टूटने चाहिए। इसीलिए तो वो प्रोसीजर और प्रैक्टिस का जो कानून आया था वो यही था कि 3 मेंबरों की एक कमेटी होगी जिसमें चीफ जस्टिस साहब खुद भी एक मेंबर होंगे। वो तय करेगी कि क्या कौन सा बेंच बनना है। इसीलिए उस कानून के साथ जो खिलवाड़ हुआ है कि वो अभी बना भी नहीं था, कानून की शक्ल भी इख्तियार नहीं की गई थी, उसके खिलाफ चीफ जस्टिस साहब ने यानी स्टे दे दिया था। ये जो कुछ भी हो रहा है ये ना सुप्रीम कोर्ट की रवायात के मुताबिक है ना ये आइन की रूह के मुताबिक है। अगर उन्होंने इसी तरह करना है तो ये उन्होंने इशारा वो खुद भी दिया है कि हम कोई छड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे। छड़ी आपको पता है ना सिंबॉलिक है। हाँ, सही है। तो जो छड़ी इस्तेमाल करने वाले हैं वो तो करेंगे इस्तेमाल फिर, क्योंकि अगर फौज की तनसीबात पर हमला, फौज की रवायात की खिलाफ वर्जी, फौज के नाम पर धब्बा बनने वाले लोग अगर उनका एहतसाब नहीं होना तो मुझे ये बताएं मुल्क कैसे चलाएंगे आप। एक ही तो अदारा है जो बिल आखिर अल्टीमेटली वस्ट कम वस्ट हालात में आपके दिफा के लिए आता है, चाहे वो गैर किसी दुश्मन मुल्क का हमला हो, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स हो, कौन है जो आता है रेस्क्यू के लिए। अब उस अदारे की लेकिन बुखारी साहब, एक मैसेज इधर से भी तो दिया गया है ना, चीफ जस्टिस साहब ने ये तवक्को जाहिर की है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल होने तक फौजी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेंगी। उसका ही जवाब दिया गया है कि ये 17 अदालतें जो हैं ये 1952 से काम कर रही हैं और आइन की रूह के मुताबिक हैं। इससे पहले सिविलियन के ट्रायल हो चुके हैं। खुद ये बदियाल साहब को ये पता होना चाहिए कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में 25 बंदों का ट्रायल हुआ जिन्हें सजाएं हुई। वो अलग बात है कि सिविल कोर्ट्स ने बाद में उन सजाओं को यानी या कन्वर्ट कर दिया या म्यूट कर दिया या कुछ भी जो कुछ भी हुआ कम्यूट कर दिया। लेकिन फौज की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जनाब गुजारिश ये है कि जिन लोगों ने भी ये अमल किया है जो इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो फौजी हैं, चाहे वो गैर फौजी हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, चाहे वो बाहर हैं, चाहे वो अदारों में बैठे हुए हैं, उन तक हमारा हाथ आएगा। तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से इट्स ए अनडिक्लेयर्ड वॉर गोइंग ऑन। अच्छा, एक और नुक्ता है इसका, वो ये कि किसी भी जज के नाम के ऊपर एतराज़ उठाना, जैसे कि हुकूमत की तरफ से उठाया गया, जस्टिस मंसूर पर एतराज़ उठाया है, तो आपको लगता है कि ये मुनासिब रिवायत है? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जा सकता। मेरे ख्याल में अगर एक बंदा एतराज़ उठाएगा फिर दूसरा फिर तीसरा, तो मैंने कहा ना कि अगर उस कानून पर अमल कर लिया जाए तो फिर ये इस किस्म की जो बातें हैं जो बेतुकी हैं, जो गैर आईनी हैं, उसकी गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। और दूसरी बात यह है कि मंसूर अली शाह साहब ने पहले खुद कहा था ये कि चूंकि एक जो साइल है वो मेरा उससे दारी है, इसलिए अगर आप कहें तो मैं नहीं बैठता बेंच पर। अच्छा। चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने उस मुनासिब नहीं समझा कि उनको कहा जाए कि आप ना बैठें, लिहाजा अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की हदायत के तहत ये एतराज़ उठा दिया है
उन्होंने बेंच छोड़ दिया है। अब ये बेंच का हाल भी वही होने वाला है वो जो इलेक्शन के ऊपर हुआ था। आपको याद है, पहले 9 रुकनी, फिर 7 रुकनी, फिर 5 रुकनी एंड फिर यू नो। तो ये इसी तरह का तमाशा मुझे होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कन्फ्रंटेशन बिटवीन द जुडिशरी एंड द आर्मी, इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और ये होनी भी नहीं चाहिए। और फौज यानी अदारों को भी चाहिए कि फौज की जो पोजीशन है, जो फौज का मौक़िफ़ है, उसको समझे और उसके मुताबिक फैसले आपके हक में नहीं होता। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी बुखारी साहब। आज का शो का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, तब तक के लिए अपना अल्लाह हाफ़िज़।